हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीए फाइनल एएफएम का मई 2025 का आरटीपी। हम यहीं बैठ के फुल्ली सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। मजे से करेंगे, मस्ती से करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अमन अग्रवाल। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पास 15 क्वेश्चन इसे इन्हें दिया है, ठीक है, आरटीपी में। उसमें 2 क्वेश्चन इज थ्योरी, 11 इज प्रैक्टिकल एंड 2 इज एमसीक्यू, ठीक है। हम पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, थ्योरी आप कर लोगे, आई नो दैट। एमसीक्यू मैं बता दूं कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन 2 में पॉइंट नंबर 2 एंड 3 ये थोड़ा देख लेना। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन 4 एंड 12 इज इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा ध्यान से करेंगे। अपने अपने कैसे अप्रोच करेंगे मैं ये बता देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन मैं समझा दूंगा आपको, सॉल्व आप करोगे। मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा कैसे करना है आपको। प्रॉपर एक एक लाइन लिख के मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है। वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को आप पूरा मत देखें। यस, आई एम टेलिंग यू, वीडियो पूरा मत देखें। क्वेश्चन समझे, समझ लिया आपने, क्वेश्चन तक समझ लिया, आप पहले सॉल्व करने जाओ। आपको अगर लगता है कि सॉल्व आप नहीं कर पा रहे, फिर आओ मैं जब सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ वो समझने के लिए, ठीक है। वरना मत देखो, हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखना जरूरत नहीं है। आपको लगता है क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन 7 पे जाओ, क्वेश्चन 7 बस देखो। क्वेश्चन 9 पूरा देखना आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहले अपना प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में पहला क्वेश्चन है नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है देखो। बोलता है मिस्टर एक से एक बंदा है, इज अ सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर एबीसी में। ही एक्सपेक्ट्स पोर्टफोलियो ऑफ शेयर से 90 डेज। वो क्या करना चाहता है, उसको 90 डेज में उसको शेयर खरीदना है, ठीक है। बट उसको मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या है। 90 डेज में उसको शेयर्स खरीदने हैं, बट उसको लगता है कि 90 डेज टाइम मतलब उसका प्राइस बढ़ जाएगा शेयर को, उसको डर लग रहा है। आज उसके पास पैसा नहीं है, वो 90 डेज बाद ही खरीद पाएगा। बट आज उसको क्या चीज का डर है, शेयर प्राइस बढ़ नहीं जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है या सेल करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। बट वो उसको हेज करना चाहते हैं अपने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। 90 डेज के लिए ओनली, फॉर कितना दिन के लिए, 90 डेज के लिए। आज बोलते हैं इंडेक्स का प्राइस है 2290। सपोज इंडेक्स को आप एक बार निफ्टी मान लो, निफ्टी का प्राइस है बोलता है 2290। क्या है 2290। एज्यूमिंग दैट द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड डिविडेंड यील्ड ऑन द सेम इंडेक्स इज 1.75। जो इंडेक्स है वो आपको डिविडेंड देता है कितना, 1.75। तो मेरा डिविडेंड यील्ड कितना बोल रहा है मेरे को, 1.75% बोलता है। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इज मतलब आरएफ इज 4.16। तो मेरे को क्या बोल रहा है, एक बंदा है जिसको शेयर्स खरीदना है, उसको डर है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ नहीं जाए, तो उसके लिए वो हेज कर अपने आप को किससे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। कितना टाइम के लिए, 90 डेज के लिए। टाइम पीरियड कितना है, 90 डेज, ठीक है। मेरे को आरएफ दिया हुआ है, मेरे को कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, बराबर। मेरे को पहला क्या चीज कैलकुलेट करने बोल रहा है कि जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वो फॉरवर्ड लेगा 90 दिन के लिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए आज के हिसाब से, ठीक है। थियोरेटिकल आप मान लो उसको। बोलता है पोजीशन क्या लेना चाहिए, एक्स को क्या करना चाहिए, बाई ये करना चाहिए, सेल करना चाहिए। इसका आंसर आप 2 मिनट तक सोचो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। थर्ड मेरे को बोल रहा है अगर 28 दिन हो जाता है तो 28 दिन बाद फॉरवर्ड का प्राइस है 2450। अब उसने जो 28 दिन पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके हिसाब से आज क्या है, प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है, वो आप देखो, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है 90 दिन हो गया, एक्सपायर हो गया आज फॉरवर्ड का। आज अगर आप फॉरवर्ड खरीदने जाओगे, इंडेक्स आज इंडेक्स खरीदने जाओगे तो इंडेक्स का S0 इज S90 पे इज 2470, ठीक है। तो क्या फायदा या नुकसान है। तो मेरे को 2 चीज बोले, एक 28 दिन बाद इंडेक्स का प्राइस दे दिया गया है, ठीक है। मेरे को बोला उसका फायदा या नुकसान बोलो, और 90 दिन एक्सपायर हो गया उसका फायदा या नुकसान बोलो। हमें ये 2 चीज बोलना, ठीक है। इसके साथ क्या क्वेश्चन में बोला है, 365 दिन लेना आप, ठीक है। तब 90 को आप क्या करोगे, आप बेसिकली 90 को क्या करोगे, 90 डिवाइड बाई 365 करोगे, ठीक है। 90 डिवाइड बाई 365। आपका ई का वैल्यू दिया हुआ एक्सपोनेंशियल निकालना, बिकॉज आपका तो नॉर्मल कैलकुलेटर में आएगा नहीं, करेक्ट। ई का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है, ये करना है, ये क्वेश्चन है। अब आप पहले मेरे को ये बताओ कि मेरे को पोजीशन क्या लेना चाहिए, बताओ। ऑब्वियसली मैं क्या लूंगा, लॉन्ग लूंगा। क्यों लॉन्ग लूंगा, मेरे को डर है शेयर प्राइस बढ़ नहीं जाए। तो अगर मेरे को डर है उस चीज का तो मैं वही बाई करूंगा। क्यों, मैं क्या फायदा उसका। अगर मैं फॉरवर्ड बाई कर लेता हूँ आज, ठीक है, और शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो मेरे को महंगा में खरीदना पड़ेगा आज के हिसाब से शेयर, तो पहला तो वहां तो मैं एक नुकसान कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन मैं फॉरवर्ड में तो गेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने फॉरवर्ड 100 रुपए में खरीदा, कल वो 120 हो जाएगा सपोज, क्योंकि अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा फॉरवर्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, तो मेरे को 20 का वहां मुनाफा हो गया। तो नेट ट्रेड पे मैं जीरो हो गया, मैं अपने को हेज कर लिया। हेज मतलब क्या, मेरे को फायदा भी नहीं चाहिए, नुकसान भी नहीं चाहिए, बराबर। ये तो हेज है, आप अपने को हेज करो कोई चीज से, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसका तो आंसर लॉन्ग है, पहले ये तो समझ लो।
ये आपका पक्का पक्का एक आंसर हो गया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी है मिल गया आपको, ठीक है। अप्रोच ऐसे ही रखना, क्वेश्चन में समझा दें और अब आप अपना पॉज करो अपने आप को, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर यहाँ पे आओ। मैं एक एक लाइन नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं क्या करूंगा समझा के फिर मैं आंसर सॉल्यूशन से दिखा दूंगा आपको आरटीपी का, सो दैट आपको भी अप्रोच समझ में क्यों आरटीपी में वैसा क्यों किया गया, ठीक है। ये अपना अप्रोच रहेगा। फॉरवर्ड प्राइस कैसे निकालते हैं, हमें पता है फॉरवर्ड का जो हम जब प्राइस निकालते हैं फॉरवर्ड का ये था, ठीक है। हम जब फॉरवर्ड प्राइस निकालते हैं, फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, S0 इंटू ई टू द पावर RF माइनस अगर कोई डिविडेंड यील्ड है, ठीक है, इंटू टी, यही फॉर्मूला है अपना, ठीक है। अपना S0 कितना पहला बोला 2290, RF कितना बोला 4.16, डिविडेंड यील्ड कितना बोला है 1.75, टाइम पीरियड कितना है 90/365। इसको कैलकुलेट करके आप क्या करोगे, फॉरवर्ड प्राइस निकाल लोगे। समझ आया, ये निकाल के आप चेक करोगे आंसर से मैच कर रहे कि नहीं। अब अप्रोच कैसा रहेगा, पहले पूरा क्वेश्चन कर लो फिर आंसर देखोगे, ठीक है। पोजीशन मिस्टर एक्स टू टेक, हमने बोल ही दिया लॉन्ग, गेन या लॉस ऑन द पोजीशन टेकन इफ आफ्टर 20 डेज ऑफ द परचेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स वैल्यू इतना। तो 28 दिन बाद अगर 2450 है मेरे को बता दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को गेन या लॉस निकालना है। तो गेन या लॉस क्या होगा, इंडेक्स का वैल्यू माइनस मैं जो फॉरवर्ड का प्राइस था। फॉरवर्ड का प्राइस कैसे निकालोगे, सेम थिंग है, S0 इंटू ई टू द पावर RF माइनस डिविडेंड यील्ड टू द पावर टी। यहाँ पे टी क्या होगा, यहाँ पे टी होगा 28/365, क्योंकि आपने तो 28 दिन पहले फॉरवर्ड दिया, क्या रेट पे दिया 28 दिन के लिए जो रेट है वो निकाल, आपका टाइम पीरियड कितना था 28 दिन मानोगे, तो जो आया उसको इंडेक्स से माइनस करो, गेन या लॉस आएगा आपका। समझ में आया। अगर फॉरवर्ड का दाम कम तो सपोज 2450 इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है। अगर फॉरवर्ड का आया 2400 मतलब आपने 50 का गेन किया है, अगर 2470 आया मैंने आपने 20 का लॉस किया है। समझ आया, समझ आया कि मैं सॉल्व करके बताऊं। अच्छा एक ये वाला बता देता हूं, आप कैसे निकालोगे, देखो F0 कैसे निकालोगे, S0 F28 निकालना, ठीक है। F क्या निकालना 28, आपको इंडेक्स का S0 इंटू ई टू द पावर 0.0416 माइनस 0.0175 इंटू 28/365, ठीक है। तो A0 कितना था मेरा, A0 था मेरा 2290, ठीक है। तो 2290 इंटू ई टू दी पावर 0.0416 का मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 0.0416 माइनस 0.0175 इंटू 28 डिवाइड बाई 365 मतलब 0.001849। इसका मेरे को वैल्यू दे दिया गया होगा 0.0, देखो इसका मेरे को वैल्यू दिया है, क्या दिया है 1.001851, इसका है 1.001851। तो मैं क्या निकालूंगा 2290 इंटू 1.001851 मेरा आ गया 2294.28, ठीक है। अभी इसने क्या बोला था, राउंड ऑफ नहीं बोला, तो मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा। अगर इंस्टीट्यूट बोलेगा राउंड ऑफ करने तो ये राउंड ऑफ माने डेसिमल मत लेना, अगर होल नंबर बोलेगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, गेन या लॉस कितना हो गया, इंडेक्स का वैल्यू कितना था, इंडेक्स का वैल्यू था कितना देखो 2450, तो इंडेक्स का आज वैल्यू हो गया 2450 और मेरा फॉरवर्ड मैंने खरीदा था 2294.28 पे, तो मेरे को फायदा हो गया 2450 माइनस 2294.28 मतलब मेरे को फायदा हो गया 155.72 से। समझ आया, ये है, ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 कैसे गेन या लॉस निकालोगे, आपने जो फॉरवर्ड प्राइस निकाला था पॉइंट ए पे उसको आप 2470 से माइनस कर दोगे। अगर आपका फॉरवर्ड प्राइस कम आया था तो प्रॉफिट है, ज्यादा है तो लॉस है। समझ आया है, ये समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन 3 बहुत ईजी था। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे, ये अप्रोच आएगा हमारा, ठीक है। सी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी दूंगा आपको क्या फायदा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा तो आपके लिए बेटर है, आप फटाफट अपने कर पाओगे। एंड आई वुड सजेस्ट जो क्वेश्चन हार्ड है उसको ही पेन पेपर पे लिखना, नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करना, पर ये आरटीपी तो बाद में सॉल्व करो। सपोज आप अप्रैल में आके सॉल्व करोगे आरटीपी, करेक्ट, बट आपने तो इतना दिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया है, तो आप ट्राई तो कियोगे, सॉल्व तो कियोगे। हर एक चैप्टर का मैं बोलूंगा 2 या 4 क्वेश्चन जो हार्ड लगता है या फिर जो अनोखा है, मतलब यूनिक है, ठीक है। एक एक पैटर्न का क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, पूरा नहीं भी लिखोगे एटलीस्ट कैलकुलेट, तो आपका स्पीड बना रहेगा। एक मॉक टेस्ट पेपर प्लीज दे देना, प्लीज दे देना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 4 पे आते हैं। ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं, ये भी डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, ठीक है।
क्या बोलते हैं, एबी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स है, प्रेजेंटली आज वो बेचता है 500 में, तो शेयर्स प्राइस कितना आज 500। इन्वेस्टर को इंटरेस्टेड है कि एबी का शेयर प्राइस शेयर्स खरीदे। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि 70% चांस है 650 जाएगा, मतलब वो बोलता है 70% चांस है वो 650 जा सकता है। ठीक है, सत्तर परसेंट चांस है वो 650 जा सकता है, एंड 30% चांस है वो 450 आ सकता है। ठीक है, 3 months फ्रॉम अमाउंट, टाइम पीरियड कितना बोला, 3 महीना बोला गया है। देयर इज अ कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द फर्म दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट द एंड ऑफ 3 months। 3 महीना बाद ही आप कॉल को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 550। ठीक है, 500 मेरा बोल दिया ये है। मेरे को कैलकुलेट क्या करने बोला, परफेक्ट हेज अगर मेरे को करना, परफेक्ट हेज मतलब एक फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, मतलब मैं कितना शेयर बाई करूँ या सेल करूँ, कितना ऑप्शंस बाई करूँ या सेल करूँगा, मेरे को परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज मतलब मेरा अगर $100 का काम है तो $100 ही मैं हेज करूंगा अपने आप को। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस है 650 जाए चाहे 450 जाए, मेरा जो पोजीशन है वो बराबर मतलब सेम होना चाहिए, वो कैसे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन वो था। थर्ड बोलता है आरएफ रेट दिया हुआ 20%, ठीक है, फॉर द 3 months, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो ऑप्शन का वैल्यू कितना वो निकालना है मेरे को। फोर्थ इज मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर अगर मैं हूं तो मेरा वो कितना है, फायदा कितना है। ठीक है, रिटर्न परसेंटेज कितना है, हमें ये निकालना है। तो हेज क्या क्या होता है, हेज रेशियो क्या होता है, मेरा पहला हो गया। हेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा कॉल अप माइनस कॉल डाउन, प्राइस अप माइनस प्राइस डाउन, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरा कॉल में क्या होगा, अगर 550 का 650 गया तो कॉल अप में 100 रुपए का फायदा, 550 का 450 गया तो मेरे को 0 का फायदा, तो 100, 650 माइनस 450 कितना आता है 200, तो मेरा हो गया 0.5 हेज रेशियो आ गया। मतलब मैं एक कॉल अगर बाई या सेल करूंगा मेरे को 0.5 शेयर खरीदना पड़ेगा, सेल या बाई करना पड़ेगा, ऑपोजिट कॉल बाई तो शेयर सेल, शेयर बाई तो ऑप्शन सेल। ठीक है, समझ आया 0.5। सेकेंड बोलते इन्वेस्टर कैसे आइडेंटिकल पोजिशन करेगा, तो क्या है, इन्वेस्टर आइडेंटिकल पोजिशन कैसे कर सकता है, आपका अगर 650 होता है, ठीक है, तो उसने अगर शेयर बाई किया है 0.5 करेगा ना, 0.5 शेयर बाई करेगा, तो उसका क्या फायदा होगा, 650 इंटू 0.5 मतलब 325, उसका 325 दाम होएगा, माइनस 100 उसको फायदा, तो मतलब 225 उसको वैल्यू मिलेगा अगर 650 चल जाता है। ठीक है, अगर प्राइस 450 आ जाता है तो क्या होगा, उसको शेयर मिल जाएगा कितना में, 225 में, 450 इंटू 0.5, कॉल में मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरा 225 आ गया। करेक्ट, मेरा पोजीशन बराबर बना रहा। समझ आया ये, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, फिर बोलता अगर आरएफ रेट इतना है फॉर द 3 months, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मेरे को क्या बोलता अगर ऑप्शंस का वैल्यू ये है, आरएफ मेरे को दे दिया गया है, ठीक है, मेरे को आरएफ दे दिया 20% पर एनम, अब मेरे को क्या बेसिकली निकालना है, प्रीमियम निकालना है। ठीक है, वो तो मैं निकालूंगा ही, पर आज पहले एक चीज निकाल लेते हैं, कॉल का वैल्यू क्या होगा, मेरे को फोर्थ क्वेश्चन में वो काम आएगा। कॉल का वैल्यू क्या होगा वो देख लो, कॉल का वैल्यू क्या होगा बताओ मेरे को। आज अगर कॉल का वैल्यू क्या होगा, मेरा 100 है और मेरा 0 है, तो मैं उसको ही करूंगा, 1 साल में 3 महीना के लिए है, तो 100 इंटू 0.7, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0.3, 30% जो होता है, इसका तो 0 ही होगा, ये होगा 70। मैंने आज कॉल का वैल्यू कितना है, कॉल का वैल्यू आज है 70, आज कॉल का वैल्यू कितना है 70। ठीक है, समझ आया, हाँ या ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन इज कि मेरे को ऑप्शन का प्राइस निकालना है। वो मतलब मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली ऑप्शन का प्राइस। ऑप्शन का प्राइस कैसे निकालोगे आप, ऑप्शन का प्राइस कैसे निकालोगे ये बताओ मेरे को। मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है, हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 225 है, करेक्ट, तो 225 होगा। मेरे को उसको आज कितना है उसका वैल्यू, 3 महीना बाद होगा ना मेरा 225, आज क्या वैल्यू है, तो आज है मेरा 20% को अगर मैं 3 महीना के लिए करूँ तो कितना होगा 0.5, तो 0.5 0.2 डिवाइड बाई 0.4, हाँ 0.05, ठीक है, ये हो गया। तो 225 डिवाइड बाई 1.05 ये आएगा आपका, ये आ गया आपका कितना 225 डिवाइड बाई 1.05, मेरा 214.28 आ गया, ये मेरा आज वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन का,
और मेरा शॉक का प्राइस कितना था, मैंने शॉक खरीदा था कितने पे, 500 का था, मैंने तो 0.5 का दो, मैंने हाफ शेयर खरीदा है, मैंने 225 खरीदा, मैंने सॉरी 250 होता है, 250 का खरीदा। तो मेरा ऑप्शन का प्राइस कितना हो गया, मेरा वैल्यू कितना हो गया 250 माइनस 2, मतलब मेरा वैल्यू कितना हो गया बेसिकली, अगर मैंने शेयर खरीदा 250 पे, अगर मैंने मान लो ऑप्शन दिया है, वैल्यू मेरा आ जाए 214, तो कितना हो गया, ऑप्शन के लिए मैंने कितना दिया या लिया जो भी 35.72 बराबर। तो ये मेरा क्वेश्चन 3 आ गया कि मेरे को कितना वैल्यू चाहिए। फोर्थ मेरे को बोलते एक्सपेक्टेड रिटर्न, मेरा खर्चा कितना पड़ा 35.72, बट मेरा कॉल का वैल्यू कितना है 70, तो 70 डिवाइड बाई 35.72 इंटू 100, 70 डिवाइड बाई 35.72 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है क्या ये समझ आया, समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है मेरा, बिजनेस वैल्यूएशन। एबीसी एक कंपनी है, ठीक है, वो अपना होल्डी ओन सब्सिडियरी केएलएम बेचना चाहता है। एबीसी एक कंपनी है जो केएलएम को बेचना चाहता है, और एक लार्ज एंटिटी एक्सवाईजेड जिसको इंटरेस्टेड है केएलएम खरीदने में, ठीक है। एबीसी क्या करना चाहता है, एक्सवाईजेड बेचना चाहता है, केएलएम बेचना चाहता है, एक्सवाईजेड खरीदना चाहता है। बीट फॉर केएलएम, एक्सवाईजेड क्या बोलता है, आफ्टर एक्विजिशन द एनुअल अर्निंग्स ऑफ केएलएम विल इंक्रीज बाय 10%। एक्सवाईजेड बोलता है अगर केएलएम को मैंने एक्वायर कर लिया तो उसका अर्निंग्स में 10% से बढ़ सकता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, वो बोलता है सिनर्जी बेनिफिट इग्नोर करके ये पॉइंट हो सकता है। केएलएम का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो है 10 करोड़। केएलएम का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हर साल 7% से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 7% से बढ़ेगा। आरएम जो एक्सपेक्ट एस्टिमेटेड पोस्ट टैक्स मार्केट रिटर्न, आरएम इज माई 10%, आरएफ मेरा 4% है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट मेरा 30% है। ये क्वेश्चन है। इस पे और क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, XYZ एबीसी और प्रॉक्सी एंटिटी कोई है केएलएम के लिए दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर प्राइस दिया हुआ है, करेंट प्राइस आज का दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट अगर है तो देता है, डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है, इक्विटी बीटा दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट गियरिंग लेवल ऑफ केएलएम टू बी सेम एज एबीसी, माने एबीसी का जो भी कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना डेट टू इक्विटी में डिवाइडेड है एबीसी का जो है, उस हिसाब से केएलएम का भी है। एंड एट डेट बीटा इज 0, डेट बीटा उसका 0 है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर केएलएम, range of values for both KLM before and after acquisition, compute the market value of KLM as per ABC। पहला आपको क्या करना है, KLM का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, सेकंड KLM का बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन का वैल्यू निकालना है, मतलब रेंज जो होता है, एंड KLM का मार्केट वैल्यू निकालना है एज पर ABC। ये 3 क्वेश्चन है। ये मैं बोलूँ थोड़ा ये तो इजी है, क्वेश्चन 4 ही थोड़ा ट्रिकी था, और क्वेश्चन 4 में भी अगर आप देखोगे ट्रिकी बस ये था, ये वाला क्वेश्चन 4 का 3 ट्रिकी और कुछ नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है, आपको पता ही होगा भाई, क्या पता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, यही है। आर एफ मेरे को पता है 4% है, आर एम मेरे को पता है 10% है, आर एफ पता है, बीटा मेरे को निकालना है। बीटा के एल का कैसे मैं निकालूंगा बताओ, टेल मी, आई विल टेक सम टाइम। अब बताओ, आप बताओ केएलएम का बीटा आप कैसे निकालोगे, बोलो। ठीक, केएलएम का बीटा का नहीं दिया हुआ, मैं क्या करूंगा, मेरा जो एंटिटी है एबीसी को, ठीक है, सॉरी प्रॉक्सी एंटिटी के हिसाब से करूंगा ना मैं। प्रॉक्सी एंटिटी का जो लीवर्ड बीटा है उसके हिसाब से क्या करूंगा, जो उसका बीटा है उसको मैं अनलीवर करूंगा, पहले उसका एक्चुअल निकालूंगा कि अगर बस इक्विटी है तो क्या बीटा, मतलब बिना डेट के उसका क्या बीटा आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, अपना केएलएम एबीसी का जो बीटा है, एबीसी का जो डेट टू इक्विटी है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट वो बीटा लीवर कर लूं। मैं एबीसी से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज मेरे को बोला गया है कि एबीसी का जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है या उसका जो है उस हिसाब से केएलएम का भी है, इसलिए मैं एबीसी से लीवर करूंगा, रीलीवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, कैसे करता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले अनलीवर करूंगा, अनलीवर करने का चलो एक नया पेज ही आपके लिए कर देता हूँ। अनलीवर करूंगा, अनलीवर कैसे करूंगा, जो लीवर्ड बीटा है, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस टैक्स इंटू डेट टू इक्विटी, ठीक है। मेरा टैक्स 30% था तो 0.7 आ गया, और डेट टू इक्विटी कितना है मेरा 1/4, तो जो आएगा उसको रखना, उसको मल्टीप्लाई करना किससे, इसका इक्विटी से, मतलब ये तो अनलीवर कर दिया, ये आपका मैंने बस इक्विटी है तो ये मेरा बीटा होना चाहिए। अब मैं अगर डेट आ जाता है एडिशनल,
मेरे कंपनी में अगर डेट है तो बीटा क्या होना चाहिए, अब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, 1 + 1 - x इंटू डेट टू इक्विटी, ये तो आपका 0.7 आएगा, डेट टू इक्विटी क्या आएगा 1/3, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आया दैट इज योर लीवर्ड बीटा, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, P/E से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो रेंज ऑफ वैल्यू, देखो दोनों डिविडेंड पे आउट भी दिया गया है तो उससे भी आप निकाल सकते हो, कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, पी से निकाल लो आप, इजी रहेगा। कैसे निकालोगे, पहले प्री सिनर्जी वैल्यू निकाल लो, किसका किसका, पहले XYZ का निकाल लो और जो प्रॉक्सी एंटिटी है जो KLM का उसका निकाल लो। कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ, एक हो गया मैं प्री सिनर्जी निकालूंगा, एक हो गया मैं पोस्ट सिनर्जी निकालूंगा। ठीक है, एक मैं इसका XYZ का निकालूंगा, एक मैं प्रॉक्सी का निकालूंगा। ठीक है, XYZ का पी कितना है, XYZ का पी है 10। ठीक है, तो इसका मैं 10 करूंगा, अर्निंग्स मेरे से करूंगा तभी तो मैं अपना वैल्यू निकालूंगा। मेरा अर्निंग्स कितना था 10 था, देखो मेरा अर्निंग्स कितना था 10 CR था, तो मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से 100 करोड़ आया। XYZ का मैं अर्निंग्स XYZ का देखो मैं P/E क्या है, सॉरी XYZ का तो ये 12, XYZ का ये जो मैंने लिखा है ना ये यहाँ होगा, प्री में होगा ना, करेक्ट। ठीक है, XYZ का कितना है 12 इंटू 10 मतलब 120 CR बराबर। अभी ठीक है, अभी पोस्ट क्या होगा, उसका अर्निंग्स तो 10 ही है, पर मेरा क्या वो अर्निंग्स क्या बोला था, अगर एक्विजिशन हो गया तो 10% से बढ़ जाएगा इंटू 1.10, तो जो वैल्यू आया ये मेरा 12 ही रहा, ये भी मेरा अर्निंग क्या बोला 1.10 से बढ़ जाएगा, तो ये मेरा एक अर्निंग रहा, तो मेरा यहाँ से वैल्यू निकल गया। एक से निकालोगे भी तो चल जाएगा। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू, मार्केट वैल्यू किससे निकालोगे, P/E से निकाल लो। P/E इक्विटी का कितना है 13 और उसका वो कितना अर्निंग्स 10 CR, तो 130 CR हो गया P/E, ये भी इजीली निकल गया। समझ आया, ये समझ आया क्या, ये बताओ। ठीक है, आप क्वेश्चन 6 पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या बोलते हैं, ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई लिमिटेड है जो कि क्या करता है, एयर कंडीशनर्स एक्सपोर्ट करता है कहाँ, जर्मनी में, बाई इंपोर्टिंग ऑल दी कंपोनेंट्स फ्रॉम सिंगापुर। तो क्या करता है, मान लो ओमेगा इंडिया में बैठा हुआ है, वो एक्सपोर्ट करता है जर्मनी में, बट जो इंपोर्ट करता है, जो रॉ मटेरियल्स जो इनपुट है वो कहाँ से, सिंगापुर से इनपुट करता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आजकल जो आप देखे हो, जो PLI वगैरह दे रहे, वही तो कंसेप्ट है ना, आप यहाँ पे आके करो, माल खरीदो, माल बेचो बाहर। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 24 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ यूरो $500, मैंने 24 यूनिट्स बेचता है, क्या रेट पे, यूरो पे 500 पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स इज सिंगापुर डॉलर 800 per unit, fixed cost is 1000 and 1500 per unit, fixed cost and the variable cost। तो fixed cost दिया है, variable cost दिया हुआ 1000 per unit, 1500 per unit। ठीक है, मेरे को बोला कैश फ्लो इन फॉरेन एक्सचेंज या ड्यून शेयर में 6 महीना बाद फॉरेन एक्सचेंज मेरे को मतलब जो भी कैश फ्लो मिलेगा, आज का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है डॉलर यूरो का, रुपी यूरो का, रुपी सिंगापुर डॉलर का। ठीक है, फिर बोलता है 6 महीने के बाद की एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस या गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन का जो एक्सपोजर है, मेरा जो एक्सपोजर करेंसी में है, उसका क्या मेरे को फायदा नुकसान हो रहा है। सेकंड मेरे को बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन ऑन ऑपरेटिंग एक्सपोजर कितना होगा इफ जो प्राइस है वो 25,000 रुपया है। पहले क्या था, आप यूरो 500 दे रहे थे तो आपको करेंसी का एक्सपोजर था। आज क्या बोलता है, कोई भी दाम पे बेचो, मतलब कोई भी रुपी और यूरो का करेंसी हो, एक्सचेंज हो, मैं 25,000 पे बेचूंगा, मेरा रुपी रेट है 25,000, वो अगर फिक्स है तो क्या होगा, इफ करंट एक्सचेंज रेट आज ये है, प्राइस इलास्टिसिटी ये है, पेमेंट एंड रिसीट 6 महीना बाद ही मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो तक, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा वीडियो पूरी मत देखो, समझ लो क्वेश्चन, समझ लो, फिर आंसर करो, फिर आओ, कि नहीं समझ आ रहा फिर आओ यहाँ पे। ठीक है, मैं CA फाइनल AFM के लिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हूँ, जो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, इन टेलीग्राम में।
कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आरटीपी रिलेटेड हो या कुछ भी हो, यू कैन आस्क। कूल, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालने बोला, मेरे को पहले बोला ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकालना है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर में कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली मैं जो यूनिट्स है इनटू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। करेक्ट, मेरा आज क्या है, मैं कितना पे खरीदूंगा, देखो पहला मैं आज का लूंगा, आज मेरे को क्या खर्चा पड़ा, फिर मेरे को 6 महीना बाद करेंसी में क्या आएगा वो देखूंगा मैं, बराबर। तो क्या करूंगा मैं, 500 यूनिट जो मेरे को मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे को यूरो मिलेगा, मैं यूरो क्या करूंगा, सेल। ठीक है, तो यूरो जब मैं सेल करूंगा मतलब 51.5 मैं बाई कर रहा हूँ। करेक्ट, डॉलर क्या करूं मैं, डॉलर मेरे को खरीदना पड़ रहा है। करेक्ट, तो वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो 27.25 मैं यूज करूंगा, ये मेरा कोई काम का नहीं, ये मेरा कोई काम का नहीं, 27.25 काम का है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, 52 काम का है, 27.75 काम का, बराबर। ये समझ आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो, पहले आज का एक्सचेंज रेट के हिसाब से मैं निकालूंगा 2400 इंटू 500 इंटू कितना है वो रेट, 51.5। ये मेरा रेवेन्यू हो गया, माइनस मैं खर्चा देखूंगा 800 इंटू 27.25 था आई थिंक, 27.25 प्लस 1000 रुपये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट था, प्लस 1500 पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे एक रेट आएगा, ये तो था मेरा आज का अगर करंट एक्सचेंज रेट है। फिर मैं निकालूंगा 2400 इंटू अगर 6 महीना बाद जो मेरे को एक्सचेंज मिलेगा, 52 और 27.75। ये जो आया, तो ये माइनस ये जो आएगा वो मेरा गेन या लॉस होगा। समझ आया, पहला पार्ट का, पहला पार्ट समझ आया, हाँ हाँ या ना। ठीक है, अब बोलते हैं मेरा 25,000 प्राइस हो जाएगा, तो मैं सेम चीज करूंगा, क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2400 है मेरा, अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया 25,000। करेक्ट, सेम थिंग 800, डॉलर रेट भी चेंज हो गया। करेक्ट, डॉलर क्या बोल दिया, रुपया सिंगापुर डॉलर 27.15, 27.15। ठीक है, प्लस 1000 प्लस 1500, ये करके मैं रेट निकाल लूंगा आज का। फिर मैं 6 मंथ्स वाला भी कर लूंगा, 6 मंथ्स में खरा मेरे को चेंज क्या करना पड़ेगा, सिंगापुर डॉलर पे 27.75 करना पड़ेगा। सेम थिंग 24 इंटू 25,000 माइनस 800 इंटू 27.75 प्लस 1000 प्लस 1500 जो आया, ये माइनस ये तो हो गया मेरा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। मेरे को क्वेश्चन बोला ही था कि ड्यू टू ट्रांजेक्शन कितना होगा वो निकालना है, अब ऑपरेटिंग वाला मेरे को निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे। समझ आया। अब पहले मेरे को ये बताओ कि आज अगर जो प्राइस है 25,000 वो एज पर यूरो कितना होगा, 25,000 डिवाइड बाई 51.75, इतना मेरा करंट प्राइस होना चाहिए। करेक्ट, बट सॉरी एक सेकेंड ना, अच्छा 51.5 होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो उस कंसिडरेशन से कर रहा हूँ। ठीक है, 51.5 से आज क्या करंट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 51.75 हो जाता है तो क्या होना चाहिए, समझो 25,000 डिवाइड बाई 51.5, ये हो गया मेरा 485.43, ये मेरा प्राइस होना चाहिए था। 51.5 मेरा करेंसी होता, एक्सचेंज रेट होता, बट एक्सचेंज रेट क्या बोला 51.75 हो गया, तो मेरा क्या चेंज हुआ प्राइस में, 51.75 483.09, तो क्या हुआ मेरा प्राइस कम गया। अरे जर्मनी जो एक्सपोर्टर है जो मेरे से माल ले रहा है उसके लिए तो प्राइस कम गया, उसको अगर मेरा 51.5 होता तो उसको 485 देना पड़ता। ठीक है, बट आज क्या, और आज उसको 483 देना पड़ा बिकॉज 51.75 हो गया। तो अगर प्राइस कम जाता, हम क्या सीखते हैं इलास्टिसिटी में, अगर प्राइस कम जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस कम जाएगा, यही ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या 1.5, तो मेरा ये जो डिफरेंस आया ये इंटू 1.5 करो, जो परसेंटेज आएगा उससे मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। करेक्ट, उससे क्या मेरा बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर वही अभी मान लो 2400 था, ठीक है, वो अगर 10 से बढ़ गया, जो भी यूनिट्स आया 2410 हो गया मान लो, इसको क्या करोगे आप, सेम थिंग 25,000 माइनस 80 इंटू 27.75 ये करके माइनस करोगे।
मैंने 2400 की जगह 2410 करोगे, ये जो आया और यहाँ जो आया था ये दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रांजेक्शन वाला। ऑपरेटिंग वाला ये हो गया, ठीक है, समझ आया। ये था पहला मेरा ट्रांजेक्शन वाला कि मेरे को 800 इंटू 27.5 है 27.75, इससे होने से क्या होता। अभी मेरे को बोलना चाहिए कि अब ऑपरेटिंग मतलब क्या, मेरा अगर यूनिट्स ऊपर नीचे हो गया तो क्या होना चाहिए। तो मेरा यूनिट्स कैसे मेरे को समझ में आएगा कि मेरा प्राइस अगर चेंज हो गया, आज पहले 51.5 था अभी 51.75 हो गया, तो मेरा डिमांड प्राइस कितने से कम गया, प्राइस कम गया तो मेरा डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया अगर तो मेरा यूनिट्स बढ़ गया, मेरे को ज्यादा सेल करने मिलेगा। मेरे को अगर ज्यादा सेल करने मिल रहा है तो मैं कितना यूनिट ज्यादा सेल करूंगा, कैसे निकलेगा, आज का प्राइस माइनस डिफरेंस वाला इंटू 1.5 है, जो परसेंटेज आया उसको आप यूनिट्स पे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। सपोज यहाँ पे 0.1% आया तो आप 2400 इंटू 0.1 कर दो, मतलब आ गया कि आपने इतना यूनिट्स को फायदा मिल गया आपको। ये समझ आया, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, XYZ लिमिटेड इंपोर्ट करता है 2 मिलियन वर्थ गुड्स, उसको 90 दिन में पेमेंट करना रहता है। तो जेड लिमिटेड है, कुछ इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उसका है $2 मिलियन का कॉस्ट, उसको 90 डेज में पेमेंट करना है। आज अगर माल खरीदा है तो 90 डेज बाद उसको पेमेंट करना है। सप्लायर उसको 60 दिन का क्रेडिट देते, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पेड, मैंने 60 डेज बाद वो पैसा दे सकते, उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्लस उसको एडिशनल वो दे रहा है कि 30 डेज आपको 60 दिन बाद पैसा दोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको और 30 दिन का इंटरेस्ट माने क्रेडिट पीरियड चाहिए तो आपको 8% पर एनम के लिए 30 डेज का चार्ज देना पड़ेगा। जेड लिमिटेड का कोई बैंकर है जो आपको 30 डेज का लोन देता है उसको एट 10% पर एनम, एंड देयर कोड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज एज फॉलोज, ठीक है। 30 डेज पर एनम है, स्पॉट मेरे को बोल दिया ये है, 60 डेज का ये है, 90 डेज का ये है। मेरे को बोलते इवैल्यूएट करने पेड द सप्लाई 60 डेज और अवेल द सप्लायर ऑफर ऑफ 90 डेज क्रेडिट। मेरा क्वेश्चन मेरे को ये बोलता है कि अगर मैंने सप्लायर का ले लिया है, सपोज सप्लायर को 60 दिन में मैंने पेमेंट दे दिया है, ठीक है, तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मेरा क्या है, मेरा खर्चा क्या पड़ रहा है। और अगर मैंने सप्लायर का 90 डेज क्रेडिट पेड, मैंने 60 डेज फ्री प्लस 30 डेज इंटरेस्ट पेड अगर वो लिया तो क्या फायदा, क्या होगा। कंसीडर बोलता है 360 डेज इन अ ईयर, और कुछ क्वेश्चन है राउंड ऑफ कैलकुलेशन अप टू होल नंबर एक्सेप्ट द एप्लीकेबल रेट्स। तो क्या बोलता है, अगर मान लो 55,000.70 पैसा है तो 55,001 कर लो, राउंड ऑफ कर लो। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा सप्लायर को मेरे को पेमेंट करना है 60 डेज पे, तो मैं 83.4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 मिलियन को, 2 इंटू 83.4 मिलियन। ये जो आया इतना रुपया मेरे को चाहिए बैंकर से 30 डेज के लिए, क्यों, मेरे को तो पेमेंट करना था 90 डेज में, मेरे को 90 डेज क्रेडिट पीरियड चाहिए, ठीक है। मैं सप्लायर से पहला केस में नहीं ले रहा हूँ, सप्लायर को मैं 60 दिन में पेमेंट कर दे रहा हूँ, बट मैं 60 दिन बाद मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ा 30 दिन के लिए। कितना लेना पड़ेगा, जितना आज देना पड़ रहा है 2 मिलियन इंटू 83.40 जो आया उसका 10% इंटू 30/360, तो ये मेरा टोटल खर्चा पड़ा, मान लो 100 रुपया खर्चा पड़ा, ठीक है। एबल द सप्लाइज ऑफर 90 डेज क्रेडिट पे, अगर मैं 90 दिन का उसका क्रेडिट पीरियड ले लेता हूँ, मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूँ, इंडियन बैंक से, मैं क्या करता हूँ सप्लाई से 90 डेज का क्रेडिट पीरियड ले लेता हूँ, उसमें 60 दिन तो फ्री है, मेरे को उसको बस देना है इंटरेस्ट कितना 30 डेज के लिए, तो किसके पर देना है 2 मिलियन इंटू कितना है 8% इंटू 30/360। ये जो आया सपोज $1 आया और मेरे को $2 मिलियन देना था, ये प्लस ये इतना डॉलर मेरे को चाहिए, इतना डॉलर मेरे को चाहिए, कितना दिन बाद चाहिए 90 डेज बाद, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 83.90 से, ठीक है। ये जो आएगा ये दोनों कंपेयर कर लोगे, आप देखोगे कौन सा फायदा मिल रहा है कौन सा नुकसान मिल रहा है। समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन 8 बोलते एक फर्म है जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसको चाहिए 12 करोड़ का आज आउटले होगा, कैश आउटले 12 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 2 साल का है विथ नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब 2 साल बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। पहला साल में क्या देर 70% प्रोबेबिलिटी दैट द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 7.5 CR, वो दिया है 7.5 CR, एंड 30% प्रोबेबिलिटी कैश इनफ्लो विल बी 9 CR, ठीक है। ये 70% प्रोबेबिलिटी है, ये 30% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एस एन टू कैश इनफ्लो फॉर द ईयर 2 इतना है, तो बोला पहला साल का तो है 70% 7.5, 30% 9 CR। कैश फ्लो अगर वो केस हुआ तो ईयर 2 का ये प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है, आपको बोला डिस्काउंटेड 15% है, कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एक डिसीजन ट्री बनाओ, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑकरेंस वो बोल रहा है,
एनपीवी निकालो दी प्रोजेक्टेड दी वर्स्ट आउटकम, अगर जो एनपीवी जाए उसमें जो वर्स्ट आउटकम आ गया तो क्या होगा, एडवाइस वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे बोलता है डिस्काउंट रेट फैक्टर का मेरे को दिया हुआ है, 1 साल का क्या होगा, 2 साल का क्या होगा, कैलकुलेशंस करोड़ में करो, 2 डेसिमल पॉइंट पे करो, ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, पहले तो मेरा था क्या, 12 करोड़ मेरे को आउटले करना है, ईयर 1 7.5, ईयर 2 9 CR, ये 70% प्रोबेबिलिटी है, ये 30% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 70% वाला में पहला है 3.6 ईयर भी हो सकता है सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट है। और क्या हो सकता है, 4.6 हो सकता है और 6.6 हो सकता है। प्रायोरिटी 0.1 0.5 0.4, 9 CR वाला क्या होगा, 6 7.5 और 9, 0.5 0.3 0.2, ये तो आपका पहला साल का डिसीजन, आपको डिसीजन ट्री बोला था आपने बना दिया, अभी आपको बोल रहा है कि एनपीवी निकालो, ठीक है। तो अभी डिसीजन ट्री में एक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.7 इंटू 0.1, 0.7 इंटू 0.1 करके आपने प्रोबेबिलिटी निकाला, 0.5 इंटू 0.7 ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकाला, निकाल के आपको ये दिखा दो कि 1 है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होगा, करेक्ट, तो वो आप निकाल दो। अभी बोलते एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है, एनपीवी निकाल देते हम। कैसे एनपीवी निकालेंगे, मैं बस आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा पाथ होगा 6 पाथ है, कैसे 1 2 3 4 5 6, 6 पाथ है, पाथ क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ईयर 1 में क्या है मेरा पहला 7.5 है, करेक्ट, डिस्काउंटेड कितना है 0.870, ठीक है। तो 7.5 इंटू 0.870 जो भी आया पकड़ लोगे, वो पहला 3 के लिए रहेगा। 9 फोर्थ में, क्योंकि मेरा फोर्थ जो पाथ है वो कब आ रहा है, 6 CR कब आ रहा है, जब 9 CR वाले ईयर 1 है, तो इसको भी कर लोगे 9 इंटू 0.870 करके निकाल लो। ईयर 2 में कैश फ्लोज क्या आएगा 3.6 4.6 6.6 0.5 0.3 0.2, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर से, वो क्या है 0.756, वो भी आ गया आपका, ठीक है। तो टोटल कैश फ्लो आप निकाल लोगे ईयर 1 प्लस 2, ठीक है। इसको माइनस करोगे -12 CR से, तो मेरा एनपीवी निकल गया, है या ना, मेरा एनपीवी निकल गया पक्का। ये तो मेरा एनपीवी निकला कि मेरा आउटले था 12 CR, मेरा ईयर 1 ईयर 2 में इतना कैश फ्लो आया, तो मेरा ये होना चाहिए। बट मेरे एक्सपेक्टेड एनपीवी आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी से, एनपीवी आप यही होगा तो ऐसा, एनपीवी बहुत सारा हो सकता है बट एक्सपेक्टेड एनपीवी एक ही होगा, करेक्ट। तो वो कैसे निकालोगे, ये जो एनपीवी आएगा उसको प्रोबेबिलिटी से माइनस करोगे, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है यहाँ पे जो आया, ये टोटल हो गया मेरा एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है। उसमें से जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी होगा दैट इज योर बेस्ट आउटकम, जो सबसे खराब होगा दैट इज योर वर्स्ट आउटकम। तो बेस्ट वाला भी निकल दिया, वर्स्ट वाला भी निकाल दिया। अगर एनपीवी आपने जो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाला है वो अगर नेगेटिव आया है तो प्रोजेक्ट आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, ऑब्वियसली आप पैसा लगा के नुकसान थोड़ी करना चाहोगे, करेक्ट, पैसा लगा के फायदा करना चाहोगे। अगर वो नहीं है तो फायदा है, अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेड एनपीवी है तो यू विल टेक द प्रोजेक्ट, नेगेटिव है तो यू विल नॉट टेक द प्रोजेक्ट, ठीक है, कूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते अभी, ठीक है। 9 क्या बोलता है, हरी है कोई है, उसको अवेलेबल, उसको ये 4 टाइप का स्टॉक्स में देना है, स्मॉल कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज कैप वैल्यू। उसको वेट्स दिया हुआ है मेरे को कुछ, ठीक है, सेंसिटिविटी भी दिया हुआ है, तो ये 4 है, इसका वेट्स दिया हुआ है, मेरा इंडेक्स में क्या है, फैक्टर्स दिया हुआ है, बीटा, बुक प्राइस, इन्फ्लेशन। मेरे को बोला रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.8, मतलब आरएफ दिया हुआ है 5.8। अगर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स निकाल लो। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के हिसाब से मेरे को बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। सेकंड मेरे को बोलता है सीएपीएम के हिसाब से मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। थर्ड बोलता है अगर उसको खाली पोर्टफोलियो बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कैप ग्रोथ एंड लार्ज कैप वैल्यू, तो उसका क्या सजेशन होना चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, मेरे को ये बोला राउंड ऑफ डेसिमल अप टू 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले कैसे निकालेंगे, एपीटी में क्या करेंगे, 0.65 इंटू 0.15 प्लस 1.25 इंटू 0.2, एक दिखा देता हूं मैं, ठीक है। 0.65 इंटू वेट 1 प्लस 0.15, चलो वो लिख ही देता हूं मैं आपके लिए, 0.15 प्लस
1.25 इंटू 0.2 प्लस 2.25 इंटू 1.5, 2.25 इंटू 0.15 प्लस 1.32, 1.325 इंटू 0.5। ये जो आया इसको मल्टीप्लाई करोगे ये रिस्क प्रीमियम से 8.85, ठीक है। ये तो आपका फैक्टर 1 वाला हो गया। ऐसे करके फैक्टर 2 वाला निकालोगे, ऐसे करके फैक्टर 3 निकालोगे। ये जो आया ये तीनों को ऐड कर दोगे। समझ में आ गया? ये क्या करोगे, ये तीनों को ऐड कर दोगे प्लस 5.8 करोगे। एपीटी क्या बोलते हैं, मेरा रिस्क फ्री रेट प्लस दी फैक्टर्स, करेक्ट, समेशन ऑफ द फैक्टर जिसको भी आप पकड़ लो। तो रिस्क फ्री रेट मेरा 5.8 था प्लस ये तीनों फैक्टर आया जो मेरा एपीटी आया, ठीक है। सीएपीएम में क्या होता है, सीएपीएम में एक ही फैक्टर बोलता है। सीएपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, यही होता है भाई, यही होता है। हाँ तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा 0.65 इंटू 0.15, 0.25 इंटू 0.2, 2.25 इंटू 0.15, ये करके इंटू 8.85 जो आया मेरा, प्लस मैं कर दूंगा मेरा आरएफ। तो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न सीएपीएम के से आ गया। सीएपीएम क्या बोलता है, बस बीटा कंसीडर करो, करेक्ट। तो मैंने कर लिया, रिस्क प्रीमियम ही है ना। अब मार्केट रिस्क प्रीमियम जो बोलते हैं क्या होता है, आरएम माइनस आरएफ। तो यही तो आपको रिस्क प्रीमियम दिया है, 8.85 जो दिया वो क्या है, वही तो मार्केट रिस्क प्रीमियम है। अगर आप सीएपीएम का फॉर्मूला हो गया आरएम माइनस आरएफ, दिया वही है मेरे को रिस्क प्रीमियम, मेरे को बीटा से मल्टीप्लाई करना था। अब मेरे पास 4 तरीका का, तो मेरे को वेट दिया हुआ तो मैं उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, सिंपल है, समझ आया, ठीक है। हरी अब उसको कंस्ट्रक्ट करना है स्मॉल कैप ग्रोथ लार्ज कैप वैल्यू। तो मैं पकड़ के चलता हूँ ये दोनों का वेट 1, मैं 100% इन्वेस्ट करूंगा। मैं स्मॉल कैप ग्रोथ, ये अगर स्मॉल कैप ग्रोथ का वेट 1 पकड़ लूँ प्लस लार्ज कैप वैल्यू का वेट 2 पकड़ लूँ, ये मेरा 1 होना चाहिए, ठीक है। टारगेट बीटा 1 होना चाहिए। अब इसका पोजीशन निकालना है, तो क्या करोगे आप, बीटा से निकालना है। जब बोला टारगेट बीटा 1 होना चाहिए तो मैंने क्या किया 1 निकाल दिया। 0.65 है मेरा इसका, तो 0.65 इंटू वेट 1 होएगा प्लस 1.325 इंटू वेट 2 होगा इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर आपने बीटा क्यों किया, क्योंकि मेरे को बोला बाबू टारगेट बीटा 1। अगर वो मेरे को बोलता टारगेट इन्फ्लेशन 1 तो मैं इन्फ्लेशन से पकड़ता। अगर वो मेरे को बोलता बुक प्राइस से तो मैं बुक प्राइस से पकड़ता। आपको जो बोलेगा आप उससे करोगे ना, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने वेट निकाल लिया, बस आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको वेट बोल दिया, आप बोल दो कि भाई इतना परसेंट, जो भी परसेंटेज आएगा, मैंने वेट 1 मान लो 10% आया, वेट 2 90% आया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 10% स्मॉल कैप ग्रोथ में लगाना चाहिए, 90% लार्ज कैप वैल्यू में लगाना चाहिए, जो भी आएगा आप देख लेना। समझ आया? क्वेश्चन 9 समझ आया? चलो क्वेश्चन 10 समझते हैं। मिस्टर जेड है, उसको 18 लाख चाहिए आफ्टर 2 years फॉर विच ही वांट्स टू मेक अ वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नाउ। सपोज मिस्टर जेड है, उसको कोई भी चीज के लिए 2 साल बाद 18 लाख रुपया चाहिए। उसको 2 साल बाद चाहिए, कितना चाहिए 2 years बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 years इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही हैज अ चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 तरह का बॉन्ड है, बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई। दिया हुआ फेस वैल्यू 1000, कूपन 8% देगा, ये 9% देगा। ईयर टू मैच्योरिटी 1 year 4, करंट प्राइस दिया हुआ है, करंट डील। एडवाइस मिस्टर जेट, उसको क्या करना चाहिए, एक टाइप ऑफ बॉन्ड पे पूरा डाल देना चाहिए कि 2 टाइप ऑफ बॉन्ड पे दोनों में डालना चाहिए, और कितना क्वांटिटी में। एज्यूम देयर इज नो कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है, वो तो एज्यूम करेंगे भाई। पीवीएफ 3 डेसिमल पॉइंट में जो डिस्काउंट फैक्टर है, while the number of bonds should be equal to be rounded off, the remaining calculations shall be rounded off 3 decimal points, not an important thing। तो क्या बोल रहा है, आप मेरे को बताओ, क्या मैं बॉन्ड एक्स पे पूरा लगा सकता हूँ? बोलो नहीं। रीजन, बिकॉज बॉन्ड एक्स का वाईटीएम जो ड्यूरेशन है वो 1 साल है, मेरे को चाहिए 2 साल के लिए, तो और एक अगले साल मैं क्या करूंगा, तो बॉन्ड एक्स अकेला तो नहीं लग सकता। बॉन्ड वाई का क्या है 4 साल है, तो मैं 4 साल के लिए लगाऊं कि मेरे को तो 2 साल बाद पैसा चाहिए। बाई हैंड होल्ड स्ट्रेटेजी सब नहीं करते, सोचो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को दोनों बॉन्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए सो दैट मेरा इक्वल हो जाए, ठीक है। तो पहले मेरे को क्या निकलना है, बॉन्ड में कितना वेट देना है। तो मैं मान लो मैं पकड़ के चलूंगा x1 प्लस y1 इक्वल टू 1, मेरा टोटल बॉन्ड ये होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं पकड़ के चलूंगा इतना होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं निकालूंगा इसका, तो वाईटीएम 1 दिया हुआ है, मैं इसका वाईटीएम निकालूंगा, ड्यूरेशन निकालूंगा पक्का। अभी 1 इंटू x1
प्लस इसका जो ड्यूरेशन आएगा, ड्यूरेशन ऑफ y इंटू 1 माइनस x1, जो वेट है ये, x1 मतलब वेट है, x1 मतलब वेट, ठीक है, इक्वल टू 1 आएगा। ऐसे करके मेरे को x1 का और y1 का वेट निकल गया, आंसर निकल गया मेरा। फिर आप क्या करोगे, मेरे को 18 लाख चाहिए 2 साल बाद, तो आज उसका मैं पीवी निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, 18 लाख डिवाइड बाई 1 पॉइंट कितना, परसेंटेज कितना था, एक सेकंड ना, 12%, ठीक है, 1.12 डिवाइड बाई 2 करके ये मैं पीवी निकालूंगा। ये मेरे को कितना चाहिए, तो 2 साल बाद 18 चाहिए। आज आज जो उसका प्राइस है मैं तो वही इन्वेस्ट करूंगा ना, तभी तो मेरे को 18 लाख मिलेगा। तो ये जो मिला उसको वेट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा वेट x1 से और y1 से, तो उतना मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकलेगा, जो आया वो डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। सपोज मैं बताता हूँ, x1 का वेट आया है 10%, ठीक है, 10% आया, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, सपोज 17 लाख आया, तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, 17 लाख इंटू 10%, मतलब 1.7 लाख। मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा आज, ठीक है, एक्स पे इतना इन्वेस्ट करूंगा, बट मेरे को नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना चाहिए, 1.7 डिवाइडेड बाई 964.44 इतना जो आएगा, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स आई विल इन्वेस्ट इन एक्स। सेम थिंग फॉर वाई, समझ आया। सी मैं सॉल्यूशन एक एक करके नहीं दिखा आपको, मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ, करेक्ट, तो आपके लिए भी जल्दी होगा एंड इट वुड बी गुड। मैं आपके साथ सम सॉल्व करूंगा, कोई फायदा नहीं है, आपका भी नहीं है मेरा भी नहीं है, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन 10, चलो गुड। अब आते हैं 11 पे। कैपिटल स्ट्रक्चर सन लिमिटेड का दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व। वो 240 लाख एनुअली अर्न करते हैं ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स व्हिच वर्क्स आउट टू बी 30% एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो उसका 240 वो करता है, इनकम करता है, बट क्या बोलता है, बिफोर डिबेंचर माने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब पीबीटी मान लो, ईबीट मान लो, ईबीआईटी, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ कंपनी यूजुअली 7.2%, नॉर्मली उसको आरएफ जो आरएम है 7.2% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन, हाँ 7.2% है, कंसिडरिंग कि उसका जो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कवर करता है उसका इंटरेस्ट प्लस जो फिक्स डिविडेंड है एटलीस्ट 3 टाइम्स। कैपिटल गियरिंग 0.5625, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स इज 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, उसका 50% एंड 5% ऑन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उतना जो आएगा उस पर यील्ड। सन लिमिटेड रेगुलरली इक्विटी डिविडेंड देता है 6%। कंपोजिट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द एडजस्टमेंट फॉर रिस्क प्रीमियम इन कंपैरिजन ऑफ सिमिलर शैल बी मेड। क्या बोलते हैं, वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालो ऑफ दैट कंपनी कंसीडरिंग कि आप रिस्क प्रीमियम ऐड करोगे। रिस्क प्रीमियम कैसे होगा, 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। जो इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड कवरेज आपका जो आएगा एक्चुअली जो कंपनी का है, वो अगर 3 टाइम्स नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो पेनल्टी तो 1% का। अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्यादा है या कम है, तो आपको 2% का पेनल्टी दो, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना। तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को पैट निकालना है। पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालूंगा। कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालूंगा, 240 मेरा ईबीआईटी है, उससे मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स माइनस करूंगा, ठीक है, ये मेरा 240 लैक्स है, मैं इससे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस करूंगा, क्या है 9% इंटू 480 का 9% जो आया ये आएगा, माइनस इससे करूंगा टैक्स 30% बराबर, ये जो आएगा दैट इज माई पैट, ठीक है, ठीक है, ये मैं पैट निकालूंगा। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले मेरे को तो ये देखना है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड 3 टाइम्स कवर करता है कि नहीं। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है पैट प्लस, देखो वो दिया हुआ है पैट प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिवेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या हुआ, पैट मेरा जो आया, ये प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट ये ए मान लो प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा 6 इंटू 380, 6% ऑफ 300। ये जो आया इट शुड बी मिनिमम 3, अगर 3 नहीं है तो पेनल्टी दोगे। जो भी आया मान लो 2 आया तो 3 माइनस 2 इंटू 1%, तो आप 1% का पेनल्टी दे रहे हो, ठीक है। ये था पहला आपका इंटरेस्ट वाला कवरेज। अभी कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप, कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला क्या है, मेरा जो फिक्स चार्ज है, मतलब जो मैंने लोन लिया है वो डिवाइडेड बाई मेरा जो इक्विटी है,
तो मैंने लोन कितना का लिया है 300 प्लस 480 बराबर 300 प्लस 480 और कितना है मेरा 600 इज कैपिटल, ठीक है 600 मेरा इक्विटी है प्लस रिजर्व्स, ये मेरा आया, इसको मैं कितना मैं ये कर देता हूँ 780 डिवाइड बाई 840 मतलब 0.9285 है, मतलब 0.93 है, ठीक है और मेरा होना कितना चाहिए था 0.5625, तो मैं क्या करूंगा 0.93 माइनस 0.5625 इंटू 2%, ये मैं पेनल्टी चार्ज कर दूंगा, ठीक है। तो पहला मैंने इसके लिए निकाल लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया है कि नहीं कितना, कैपिटल गियरिंग रेशियो भी देख लिया। अब मेरे को चाहिए यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, मैं कितना देता हूँ 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ये बताओ, प्रॉफिट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जो मैं 6% यहाँ दे रहा हूँ ना, ये जो मैं इक्विटी डिविडेंड दे रहा हूँ दैट इज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग माय प्रॉफिट, तो 6% ऑफ 600 मतलब क्या 36 लाख, तो ये मैं 36 लाख देता हूँ, ठीक है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो मेरा 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो रिटर्न अर्निंग्स है, कैसे निकलेगा, जो मैंने पैट निकाला, ये जो मैं पैट निकाला हूँ, ठीक है इससे मैं क्या करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा एंड इक्विटी डिविडेंड माइनस करूंगा, क्योंकि वो तो बोल ही रहे ना मैं इक्विटी डिविडेंड दे देता हूँ, तो ये दोनों माइनस करके जो मेरा आया दैट इज माई 5% ऑफ द ईयर, तो 50% ऑफ 36 लाख प्लस 5% ऑफ यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो जो टोटल आया दैट डिवाइडेड बाई 600 लाख, तो वो मेरा आएगा यील्ड ऑन शेयर, मेरा एक्चुअल यील्ड ऑन शेयर्स वो है, ठीक है हाँ या ना, ये समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या था, अभी मेरे को अब निकालना था, क्या निकालना क्वेश्चन में क्या निकालना था, पहले तो मेरे को वैल्यू पर इक्विटी चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने रिस्क प्रीमियम दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अगर 3 टाइम्स नहीं हो इतना पेनल्टी निकाल लिए, कैपिटल गियरिंग वाला दे दिए, यील्ड वाला मेरे को पता चल गया कि भाई ठीक है इतना यील्ड है, एक्चुअल यील्ड मेरा इतना है, वो तो मैंने साइड रख लिया। ये दोनों को ऐड करोगे किस पे 7.2 पे, मेरा क्या बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7.2, तो 7.2% प्लस ये जो 1 वाला ये 2 वाला, ये दोनों ऐड करोगे जो आएगा जो भी आया रेट, ठीक है दैट इज माई एक्चुअल एक्सपेक्टेड यील्ड है, ठीक है का एक्चुअल यील्ड आपने निकाल दिया यहाँ पे, ये 36 लाख पे आपने ये एक्चुअल यील्ड निकाल दिया। आप क्या करोगे एक्सपेक्टेड एक्चुअल बाई एक्सपेक्टेड इंटू 100, ये होएगा आपका रेट आ गया इंटू 100, तो आपका रेट आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है समझ आया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हाँ या ना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 12 है 13 है, ठीक है इजी जी है फटाफट कर ले। RNS लिमिटेड है कंपनी जो सेम इंडस्ट्री पे है, आर ये है एस है, ठीक है उसका डिटेल दिया हुआ है, उसको बोलता है शेयर ऑफ बोथ, शेयर प्राइस ऑफ बोथ इनटू ईपीएस एंड पी। ईपीएस कैसे निकालोगे आप देख लो, आप पैट है आपको दिया हुआ है, करेक्ट पैट दिया हुआ है, उसको डिवाइड करोगे अर्निंग्स जो है मेरा उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, ईपीएस निकालोगे। प्राइस बाय इक्विटी कैसे निकालोगे, मेरे को मार्केट प्राइस दिया हुआ ही है, ईपीएस मैंने निकाला ही है, करेक्ट प्राइस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो करके मेरा पी निकल गया। अभी आरओई तो वहां से निकाल ही लोगे, जो नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय इक्विटी, बुक वैल्यू भी निकाल लोगे आप, इजी है ये कर लोगे आप, है ना। नहीं कर पाओगे तो मेरे को डिस्कशन ग्रुप में बताना, मैं आपको सॉल्व समझा दूंगा। एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ फॉर बोथ द कंपनीज, अभी ये कैसे निकालोगे, मैं ईपीएस देखो ग्रोथ क्या होता है, मैं जितना रिटेंशन करता हूं करेक्ट वही होता है, अभी मैं जितना रिटेन करूंगा इनटू मेरा आरओई जो है दैट इज माय ग्रोथ, करेक्ट है ना, बोलते नहीं हो जी इंटू बी इंटू आर, रिटेंशन रेशियो माइनस आपका आरओई, यही तो है। तो आरओई तो आपने यहाँ निकाल ही लिया था, करेक्ट और डिविडेंड आपको दिया वही है कि डिविडेंड देते इतना, तो रिटर्न कितना करते 80% रिटर्न करता आर, एस रिटर्न करता 70%, तो 0.8 इंटू आरओई 0.7 इंटू आरओई जो आया दैट इज योर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। Based on expected operating synergies, R Limited estimate that the intrinsic value of S Limited equity share should be 25 per share on its acquisition. R Limited बोलते हैं S Limited का 25 होना चाहिए शेयर प्राइस। You are required to develop a range of equity share ratios that can be offered by R Limited.
तो आर लिमिटेड एस लिमिटेड को क्या रेशियोज पे एक्सचेंज कर सकता है? बेस्ड ऑन योर एनालिसिस पार्ट 1 एंड 2, वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटिंग टर्म्स टू बी क्लोजर टू द अपर और लोअर? तो इजी है, क्या करना मेरे को पहले इक्विटी शेयर्स निकालना है। कैसे करूंगा मैं? मार्केट प्राइस से कर सकता हूँ। जिसको लेना है डिवाइडेड बाई आर, मतलब जो एक्वायर्ड होने वाला है डिवाइडेड बाई जो एक्वायरी है, ठीक है। जो मेरा प्राइस आया, अभी मेरे को मार्केट प्राइस आपके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो 20/50 ये आएगा 0.4:1 समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा जस्टिफाइबल मार्केट प्राइस बेस्ड रेशियो होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू पे ये तो मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर रेशियो दैट आर ऑफर्ड टू बी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्या होना चाहिए? आप जो निकालोगे उससे होगा। वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालो ना यहाँ पे, तो जो भी आएगा, मान लो एस का जो आया डिवाइड बाई आर का, तो जो आएगा वो रेशियो है। आप उस हिसाब से देख लो कि वो मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए ये वाला रिटर्न, और मैक्सिमम होना चाहिए जो बुक वैल्यू वाला है। उस हिसाब से देख लो कि आप कौन सा दोगे, ठीक है। मार्केट अगर मान लो बुक वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू पे लिमिट पे ज्यादा, तो आप बोलोगे कि भाई इस पे क्लोज कर लो मार्केट प्राइस पे, आज जो मार्केट प्राइस है, अगर ये उस हिसाब से देख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 11 समझ, 12 समझ आया। लास्ट क्वेश्चन है आईएफएम वाला। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आउटपुट दिया हुआ है मेरे को 1 मिलियन, ठीक है। मेरे को बोला सेल करता कोई एक प्राइस पे, करंट एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है, उस करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो $6 का खर्चा है, ठीक है। डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन में 10 और 50%, तो डॉलर 10% से भी गिर सकता है, 15% से भी गिर सकता है। यूएसडी द चेंज इन लोकल कॉस्ट, अगर बोलता है अगर डॉलर नहीं गिरेगा तो लोकल कॉस्ट सेम ही रहेगा, माने 6 ही रहेगा। डॉलर अगर 10% से गिर जाएगा तो मेरा जो कॉस्ट है वो 0.3 से कम जाएगा, मतलब वो 5.7 हो जाएगा। डॉलर अगर 15% से कम जाएगा तो और मेरा 0.15 एडिशनल रिडक्शन हो जाएगा, मैंने 5.55 हो जाएगा, ठीक है। मेरे को बोलते हैं एनुअल कैश फ्लो, तो 3 डिफरेंट सीनरी, एक है कुछ चेंज नहीं हुआ, एक है चेंज होगा, एक है नहीं चेंज होगा। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आप निकाल लोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एज्यूमिंग नो रिपेट्रिएशन, कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करोगे वेट से, जो सीनरी 1 का जो भी सी फैट आया उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, सीनरी 2 का, सीनरी 3 का, जो टोटल आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड फैट, सी फैट, ठीक है। अब क्या बोला है? viability of the investment proposal assuming an initial investment of 25 million on plant MI with a required rate of return 11% and on the basis of CFAT arrived under option 2, the CFAT will grow at 3% per annum in perpetuity। मतलब बोला जो भी CFAT आएगा वो 3% पे ग्रो करेगा, ठीक है। एंड आज वो 25 मिलियन वो खर्चा कर सकता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है ये बताओ? 3% है, बराबर। और मेरा वो कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 11%। तो मेरा जो भी सी फैट आया यहाँ पे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी सी फैट आया, सपोज जो भी सी फैट आएगा ऑप्शन 2 में, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1.03 से। नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ हम लोग जैसे डीसीएफ मॉडल करते हैं, डिवाइड बाई 11-3, तो ये जो आएगा ये हो गया मेरा इनफ्लो आएगा, माइनस कर दोगे 25 मिलियन। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट लेना चाहिए, नेगेटिव है तो नहीं लेना चाहिए। समझ आया? थियोरी क्वेश्चन आप कर लोगे 14 या 15, वेरी इजी है, कोई माथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 1 या 2 में, ठीक है। एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आते हैं। एमसीक्यूज में क्या है समझो, बहुत इजी है। यहाँ पे बस आप एक चीज का, मैं एक चीज दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये समझो बस, मैं इतना सा मेरे को समझाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन मंडे मॉर्निंग ही है ट्रांसफर्ड एन अमाउंट, तो क्या बोलता है ना, बोलता है एक जन अपना बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करता है, मेशर भी उतना ही करता है जो मंडे मॉर्निंग पे उसके पास जितना बैलेंस रहता है मंडे को उतना ही करता है, फिर वो थर्सडे तक काम करता है, फ्राइडे को वो ले लेता है, ठीक है। तो कितना पैसा वो डाल सकता है डीमैट अकाउंट में, जितना मंडे में उसके पास पैसा है मॉर्निंग में उतना ही डालेगा। मंडे जितना बैलेंस है, मतलब क्वेश्चन ये है मंडे पे सुबह जो बैलेंस है माइनस जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस है, उतना जो अवेलेबल बैलेंस है जितना वो निकाल सकता है वो पूरा डीमैट पर डाल देता है, एक पैसा ज्यादा नहीं रखता है, ठीक है। बढ़िया बुद्धि। ऑन मंडे मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट ये ट्रांसफर्ड एन अमाउंट 11 करोड़ टू इस बैंक अकाउंट, मैंने सुबह सुबह 11 करोड़ उसका अकाउंट में दिया है, ठीक है।
A fixed deposit also matured on this Monday. The maturity amount was 63,42,560. Was also credited to his account by the bank in the morning of Monday. Monday को और उसका 63,42,560 उसको क्रेडिट हुआ, तो टोटल कितना हुआ 11 CR प्लस 63,42,560. मिस्टर बी को इंटीमेशन आया शाम को, मेरे को उससे क्या मतलब, बैंक पे तो मेरे को दिख रहा है उतना बैलेंस है बराबर. मिनिमम बैंक को रखना पड़ेगा 1000. बैंक का मिनिमम बैलेंस है 1000, तो मैं कितना निकाल सकता हूँ 11 करोड़ प्लस 63,42,560 माइनस 1000 जो आएगा दैट वी कैन निकाल सकता हूँ. ठीक है, ये मेरे को थोड़ा लग रहा था कि आप लोग ट्रिकी होगा, तो ये वाला होगा, मतलब ये बहुत इंस्टीट्यूट ने खेला कर दिया. यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये दोनों दे दिया है भाई, ये बी या डी, तो बी होगा आंसर. ठीक है, और बाकी इसमें इजी था. क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 2 में भी ऐसा कुछ है नहीं. एफआरए आपको पता ही होगा. ठीक है, मेरे लिए एफआरए 6/9 वाला काम आएगा और कुछ भी नहीं. ठीक है, क्यों, मेरे को 6 महीने बाद 3 महीने का चाहिए. आप क्वेश्चन पढ़ लेना, तो आपको समझा दे रहा हूँ, 6 महीने बाद 3 महीने का चाहिए, तो मेरा काम क्या आएगा 6 × 9 एफआरए. 3/12 भी कहीं नहीं आएगा, 9/12 भी काम नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं हेज किससे करूंगा, बाई करूंगा मैं एफआरए. अगर मेरे को इसको डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं जाए, जो चीज का डर है मैं वही करूंगा, बाई कर लूंगा. ठीक है, तो ये था आरटीपी में. ठीक है, मेरे को लगता है कि इट्स एनफ, मतलब बहुत इजी आरटीपी है, नॉट स्टैंडर्ड आरटीपी बट एवरेज है. बहुत इजी आरटीपी था, इट वाज वेरी इजी. आप सॉल्व करके देखो, आप एक एक करके सॉल्व करो, जहां पे आपको लगता है कि आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करो, वरना जैसे स्क्रिबल करो कर लो. आप देख लो, बस आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आरटीपी सॉल्व कर पा रहे हो. आरटीपी इज नॉट फॉर कि एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. आरटीपी आप अप्रैल मंथ पे करो, मतलब तब तक आपने एक एमटीपी दे दिया होगा. मार्च एंड में करो बेसिकली, तब तक आपने एक एमटीपी दे दिया होगा. चैप्टर्स खत्म हो गए होंगे, आपने क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर लिए होंगे, एक दो क्वेश्चंस जो भी जैसे आपका कंफर्ट हो, तो यू डोंट नीड टू राइट एंड डू आरटीपी. मैं अभी सॉल्व भी करूंगा, दैट इज नॉट ऑफ यूज, बिकॉज आपका काम यही है. आरटीपी आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो कर लूंगा. सी, मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मेरे को भाई ठीक है, आपको 8 पेपर पढ़ना, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आरटीपी दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. भाई मैंने अगर 15 दिन पहले 20 दिन पहले पढ़ा है, आई एम रेडी टू डू इट, आई नो दिस मैटर. अगर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन आओ समझो फिर जाओ. ठीक है, समझ आया. मेरे को लगता है इतना ही काफी है, और उसके लिए कुछ नहीं करना. अगर आपको लगता है और भी कुछ सर चाहिए, कुछ है, आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो, आई कैन हेल्प यू आउट वहाँ पे. ठीक है, वहाँ अपने बात करते हैं, साथ में मिलेंगे, साथ में करेंगे, साथ में पास होंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे. ठीक है, टिल देन एंजॉय करो और क्यूरियस रहो, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ.